नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 10 क्वेश्चन कम से कम आपको मेरे वीडियो से देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम खालिस्तान के आधार पर किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आरबीआई का। ठीक है, इकोनॉमी पोर्शन से यह सवाल पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किसके आधार पर किया गया था? याद रखना, 1934 के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। या भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर किया गया था। अब देखिए दोस्तों, अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ ले, ठीक है, चाहे मुख्यालय पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप 100% करके आएंगे। याद रखना दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? यदि आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। देखिए, प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे। लेकिन आपसे पूछे कि भारतीय कौन थे तो सीडी देशमुख थे। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास जो है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के आधार पर हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अधिनियम कब का था तो 1 साल पहले यानी 1934 का अधिनियम था। और भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम में आएगा कोई भी क्वेश्चन तो आप 100% उसको सही करके अब आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, याद रखना, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछे तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। देखिए, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रस्तावना लिखा रहता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रियम्बल की जो भाषा है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इतने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया, मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, मौलिक कर्तव्य रूस और संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो याद रखना दोस्तों, एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न मिला है वो है सचिन तेंदुलकर। इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। और कब मिला था तो 2014। ठीक है, 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, याद रखना,
देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए, जब भारत रत्न की शुरुआत होती है तो 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत होती है और 1954 में ही 3 लोगों को प्रदान किया गया था, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। इस चीज को याद रखना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला पूछे तो इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। क्या थी? प्रथम भारतीय महिला थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया था। ठीक है, सारे फैक्ट और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ये बोल रहा है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनते हैं? अबुल कलाम आजाद। याद रखना, अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, सबसे यंग अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आजाद। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, ये मैंने आपको 7-8 पॉइंट जो बताया, ये हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सर ए.यू. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। याद रखना, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से, मतलब जब संविधान बना था तो 14 भाषा थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से, कि पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। वो 14 भाषा कौन कौन सी थी? असमिया थी, बंगाली थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत। ठीक, ये 14 भाषा पहले थी। इसके बाद होता है 23वां संविधान संशोधन 1967 में, और सिंधी को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से टोटल भाषा हो जाती है 15। 23वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं और जोड़ी जाती है, और 15 और 3 कितनी हो जाती हैं? 18 भाषाएं हो जाती हैं। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा जाता है। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से 18 और 4 टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है, तो याद रखना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसमें कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है, इस चीज को याद रखना। इसके अलावा आपको ये पूरी भाषाओं के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, और ये संविधान संशोधन और उनके वर्ष भी याद होना चाहिए, और कौन कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन से किस वर्ष जोड़ी गई, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष बनते हैं भाई साहब संचालन। ठीक है, संचालन मतलब चलाने वाले। तो संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए, संविधान की 4 समिति बता रहा हूं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। देखिए संचालन मतलब चलाने वाले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप, रूप लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रारूप में रूप लिखा हुआ है। रूप कैसा था, बहुत भीमकाय था, याद करने के लिए बता रहा हूँ, रूप कैसा था, बहुत भीमकाय था, तो रूप से याद रखना भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरकार ले गया है, सरदार है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, एकीकरण का जनक कहा जाता है, और प्रांतों को उन्होंने एकीकरण करने का काम किया था, ठीक है। यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, एकता में पिरोए थे उन्होंने, इसलिए तो इनकी मूर्ति बनी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसलिए याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और संघ शक्ति समिति और एक और है संघीय संविधान समिति, जहां संघ लगा है वहां जवाहरलाल नेहरू उस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये चारों समिति याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनाट रेखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, उसी प्रकार से जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनाट रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है। ये देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, जर्मनी और पोलैंड, इसको याद रखना हिंडनबर्ग, रूस और फिनलैंड मेन रहीम, जर्मनी एवं फ्रांस मैगिनॉट रेखा। जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे आपको याद नहीं होंगी। ये ऊपर की तीन तो आसानी से याद हो जाती हैं, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बार बार रिवीजन करना है, बार बार लिख के देखना है, आपको 2-3 बार में याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध किस हुआ था बताइए? खानवा का युद्ध देखिए 4 युद्ध हुए थे बाबर के द्वारा, पानी, खाना, चंदा, घाघरा, ठीक है। तो बाबर का युद्ध जो प्रथम हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1526, ठीक है। 1526 में बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। याद रखना चारों युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था, इस बात को याद रखना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। बस क्रम याद रखना है 26, 27, 28, 29, पानी, खाना, चंदा, घाघरा, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों को हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। पारेज पॉइंट याद रखना, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं, और इन्हें महापरिनिर्वाण, ठीक है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा नहीं, यहाँ पूछा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में है। भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह पूछे तो कांडला गुजरात में है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह पूछे तो कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह पूछे तो मुंबई है। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, इसे नहवा सेवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहवा सेवा भी कहा जाता है। तो ये सारे याद रहेंगे। भारत का सबसे गहरा विशाखापट्टनम, एकमात्र ज्वारी बंदरगाह कांडला गुजरात, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है कोलकाता हुगली नदी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई, और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू नहवा सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, छपेली नृत्य किस राज्य में किया जाता है?
तो छपेली नृत्य कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है छपेली नृत्य। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आपको 5-6 बता रहा हूं मैं। ठीक है, बिहू सबसे इंपॉर्टेंट असम का है, छपेली मैंने बता दिया हिमाचल प्रदेश का, घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, पंडवानी जिसकी बहुत प्रसिद्ध नृत्य का है तीजनबाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है, और मुखोटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। इन 7 में से आपको एक 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नामदफा कहां पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये 100% आपको एक क्वेश्चन इनसे भी देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप डेली क्लास देखोगे मेरे ना, ठीक है, तो 100% बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर 10 क्लास देख लोगे तो आप दोस्तों जीके के सम्राट बन जाओगे। आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखिए 20 में से 20 क्वेश्चन तो आपको कोई भी मास्टर नहीं बता सकता कि 20 में से 20 क्वेश्चन जीके के उसकी क्लास से फंस जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए 20 में से आपको 10 क्वेश्चन 100% आपको मेरी क्लास से देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जो है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्तमान में देश कितने हैं, इसके सदस्य कितने हैं? 189 हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्य बनना जरूरी है। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। कहां पर स्थित है? मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मासाद सुकू अस्कावा है। कौन है? मासाद सुकू अस्कावा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं ओकोंजा इवेला। कौन है? ओकोंजा इवेला वर्तमान में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। याद रखना दोस्तों, ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। ठीक है, देखिए नाटो जो है, याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34। 34 मतलब क्या हो गया? 33 + 1। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, 33 + 1 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये 50वें क्रम के हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और कितनी उम्र तक रहते हैं? 65 वर्ष की उम्र तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? दौलताबाद में स्थित है। देखिए, हुमायूं का मकबरा पूछे तो दिल्ली में स्थित है, अकबर का पूछे तो सिकंदरा में है, जहांगीर का पूछे तो लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा पूछे तो आगरा में है, और औरंगजेब का मकबरा पूछे तो दौलताबाद में है। 100% 5 में से एक आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलता है 1979 में। किस वर्ष का? 1979 में। और काहे का मिलता है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, ये भी पूछा जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी, रसायन चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 1969 में दिया जाता है, 1969 से दिया जाता है, ठीक है। शुरुआत 1967 में हो गई थी, लेकिन पहली बार 1969 में प्रदान किए गए थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, और इनकी कृति थी गीतांजलि, इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति राय ने लिखी है, ठीक है। देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसने किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है, और इसका संबंध किससे है? पॉलिटी से है, राजनीति से है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। प्लॉन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी है किरण देसाई ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है अरुंधति राय ने, और द व्हाइट टाइगर लिखा है अरविंद अडिगा ने, ठीक है। ये 100% बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको एग्जाम में देखने को मिली जाएंगी। और अभी आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको नई नई किताब के साथ हर वीडियो में मैं नए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों रेगुलर क्लास देखें, ठीक है। जो रेगुलर क्लास देखेगा उसको उसका फर्क अपने आप समझ में आएगा, महसूस होगा, ठीक। दोस्तों, आपने कितने ध्यान से वीडियो देखा? जिसने पूरी ईमानदारी से लास्ट तक वीडियो देखा होगा, सिर्फ आपकी ईमानदारी को प्रस्तुत करने के लिए इन 3 सवालों का जवाब जरूर देना। मुखौटा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? ये इस बात का प्रतीक रहेगा दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने ईमानदार हैं, ठीक है। नहीं तो लोग आते हैं, वीडियो खोलते हैं और वापस चले जाते हैं, और उनका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।